वीडियो के आगे थंबनेल और टाइटल को देख करके आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। यानी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में जो इतिहास के 5 क्वेश्चन आएंगे उसका हम खल्लास करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के सिलेबस में, वो पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत में विविध सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस को एक अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज होगा। एक क्वेश्चन के बदले आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब है आपको गाइस एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको बताना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आइए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है वही मैंने पूरा का पूरा आगे थंबनेल में लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब आज आपको स्ट्रगल करना है, जब आप सफल हो जाओगे तो सेल्फी लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। फिलहाल ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए गाइस जो बुक्स है घटना चक्र पब्लिकेशन की, वही हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, पूरी वही बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गाइस पीटी के सिलेबस में मात्र इतिहास से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इतिहास से केवल और केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और मेरे को कुल मिलाकर के इतने ही टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और एक बात आपको और बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ही टॉपिक में, इसी बुक का, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भूगोल से संबंधित जितने क्वेश्चन दिए गए हैं घटना चक्र पब्लिकेशन बुक में, वो कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं और आपके सामने भारतीय इतिहास में पहला क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। समझने के बाद आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से समझना है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट्स में आपका आमंत्रण है, आप पूछ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? मेरे प्यारे भाई लोथल की बात कर रहा है। याद रखिएगा, लोथल की खोज जो है यह SR राव के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, अहमदाबाद ज़िले यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में सरागवाला ग्राम से लगभग 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सबसे पहले खोज जो है ये डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि लोथल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये भोगवा नदी के किनारे है। इसकी सबसे पहले खोज जो है ये डॉक्टर SR राव ने की थी। कब की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी। है कहाँ पर? तो ये है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्लास चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन आपको एक अच्छे ढंग से देखना है और एक अच्छे ढंग से समझना है। एक बार मैं आपको और बता दूं गाइस कि इस क्लास में अगर आपको हमारी वॉल्यूम थोड़ी स्लो आ जा रही है या आवाज़ थोड़ी स्लो है तो थोड़ा गाइस वॉल्यूम को तेज़ कर लीजिएगा या आप एयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है गाइस स्पीकर में इसके, नहीं तो इसके लिए गाइस जो इसकी माइक है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा माइनस कर लीजिएगा। वैसे तो मैं तेज़ बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हम एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। जैसा आप जानते हैं कि केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही, यानी कि 5 नंबर का ही आपको आने वाला है मेरे प्यारे भाई, सभी जानते हो।
मात्र 5 नंबर का आएगा। तो इसीलिए गाइस जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आपके घटना चक्र पब्लिकेशन ई बुक में दिए गए हैं, वही मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, चाहे आपके 10 क्वेश्चन हो, चाहे आपके 2 क्वेश्चन हो। ओके, जितने आपके बुक में दिए हैं वही मैं कंप्लीट करवाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धौलावीरा। इसके बारे में कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर जो है ये 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। स्थानीय रूप में इसे कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धौलावीरा जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कोटदा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो धौलावीरा है ये गुजरात में है। एक बात आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, पहला ऑप्शन देखो, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। बिल्कुल गलत, क्योंकि गाइस उनका एक अलग से अन्नगृह था। दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। अगला है कि सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियाँ और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। मेरे प्यारे भाई, बड़े पैमाने पर नहीं पालते थे। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल और गाइस जो ज्वार है इसकी खेती करते थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोग ने ही किया था और यूनानियों ने कपास को सिंडोन के नाम से कहा है। इसीलिए इसकी उत्पत्ति जो है ये सिंधु से हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनानियों ने कपास को क्या कहा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर। फटाफट आंसर दीजिए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? वैसे आप जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे भाई मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला, ये है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ। अब मृतकों का टीला अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो माउंटेन ऑफ द डेड। मेरे प्यारे भाई, आपको ऑप्शन में मृतकों का टीला या फिर माउंटेन ऑफ द डेड कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो शब्द जो है माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर है। जैसे मोहनजोदड़ो शब्द जो है या फिर मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्रीय नगर है, इसकी खोज जो है ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंटेन ऑफ द डेड, जैसा कि आपने ऑप्शन बी में देखा। और फिर देखो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 में। अगला आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुरकोटदा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो गाइस, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं ये सुरकोटदा से मिले हैं, जो कि गुजरात में है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि राणा घुंडई से घोड़े के दांत और लोथल तथा मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आप इसको भी याद रखिएगा।
अब आइए मेरे प्यारे भाई, कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं वैदिक संस्कृति यानी वैदिक कल्चर से संबंधित। देखो आप सभी जानते हैं कि इसमें मात्र 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाइस आप हमेशा इतिहास ही पढ़ते रहो, क्योंकि आपको और भी टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक मैराथन मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, जितने भी आपके गाइस हैं यहाँ पर टॉपिक हैं UPSSC PET में, मैं एक एक क्लास को एक यानी टॉपिक को, जैसे इतिहास को मैं इस क्लास में कवर कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद जो आपका गाइस अगला टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लूँगा, एक एक करके मैं कंप्लीट कर लूँगा। आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। बस आप सभी मित्र सपोर्ट करते रहिएगा, अपने प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करते रहिए, ताकि हमारा भी मन और लगे और मैं आपको एक बेहतर ढंग से अच्छे ढंग से क्लास दे सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्लास को सभी मित्र मिल करके शेयर कर दिया करें, ताकि और भी प्यारे भाई बहन जुड़ सकें और हमारा भी मन लगे और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी मेहनत कर सकूं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, कौन सा उपवेद नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा। यहाँ पर उपवेद नहीं है, आपसे बात कर रहा है। देखो धनुर्वेद, शास्त्र वेद और आयुर्वेद, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये उपवेद हैं, लेकिन योग वेद कोई उपवेद नहीं है। जैसा आप यहाँ पर देख लो, उपवेद जो है मेरे प्यारे भाई ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो देख लो, जैसे आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या फिर स्थापत्य वेद। अब आपको कहीं कहीं स्थापत्य वेद देखने को मिलेगा तो कहीं आपको शिल्प वेद देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो शास्त्र वेद है, इसको गाइस धनुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको धनुर्वेद ही देखने को मिलेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है गाइस ये नृत्य और संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद जो है ये भवन के निर्माण से संबंधित है। तो वहीं शास्त्र वेद जो है ये युद्ध की शैलियों से संबंधित है। तो आपसे इनका संबंध भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि गाइस आपसे कहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा क्वेश्चन भले ही कम रखें लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर कर रखा है। और गाइस आप इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ही दिमाग से और बहुत ही कान खोल करके सुनिएगा, ठीक है। और जो समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला कि वैदिक देवता इंद्र जो हैं ये किसके देवता हैं। UPSSC जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। सही आंसर हो जाएगा वर्षा या फिर चक्रवात के। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं और इन्हें पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला भी कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं और इन्होंने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया। साथ में याद रखिएगा उन्हें विजय भी दिलाई थी, किसको, आर्य सैनिकों को। ऋग्वेद में इंद्र पर कुल मिलाकर के 250 सूक्त हैं और बादल के देवता माने गए हैं जो कि वर्षा करते हैं। तो वर्षा के देवता या फिर चक्रवात के देवता कौन है, तो वो हैं इंद्र, जो कि ऋग्वेद के सबसे प्रतापी देवता हैं। और गाइस ऋग्वेद में जो इंद्र हैं इनके लिए 250 सूक्त है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई पंचगव्य या कहा जाए पंचामृत। तो देखो गाइस पंचामृत में गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये जो है गाइस ये सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन तुलसी का इसमें कुछ भी सम्मेलन देखने को नहीं मिलता है। जैसा आप इसमें देख लीजिए, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ को पंचगव्य या पंचामृत कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता भी दी गई है। तुलसी में पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है इसको देखिए। महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है।
महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर याद रखिएगा, जो शतपथ ब्राह्मण गाइस से इसमें सूदखोर को कुशी दीन कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसको देखो। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की प्रथम पाली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, फिर डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे शतपथ ब्राह्मण हो गया, तैत्रीय ब्राह्मण हो गया, ये किसके मूल पाठ हैं, किस वेद के मूल पाठ हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यजुर्वेद का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो शुक्ल यजुर्वेद हैं, इसके रचयिता वाजस्नेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण जो हैं ये क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? फटाफट आंसर दीजिए माय डियर, फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमारी आवाज़ आप तक स्लो जा रही है तो वॉल्यूम या फिर एयरफोन का यूज कर लीजिएगा। माइक में प्रॉब्लम हो गई है मेरे प्यारे भाई, तो वो भी मैं ठीक नहीं करवा सकता, ठीक है? तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो देखो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो वेदों के गद्य प्रकरण है मेरे प्यारे भाई, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखो गाइस, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, इसके ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के हैं शतपथ और तैत्रीय। सामवेद के हैं पंचविश और अथर्ववेद। तो ये मैंने पूरा गाइस जब आपकी टॉपिक वाइज क्लास शुरू की थी, यानी कि वैदिक संस्कृति मैंने कवर किया है, लगभग आधे 1 घंटे की क्लास होगी, तो इसको आप देख लेंगे तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूपीट्रिपलएससी पीटी के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर के आप देख लेना। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? क्वेश्चन आपको आया हुआ है यूपीट्रिपलएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो इसका आंसर आप बताइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऋग्वेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख लो इसके एक्सप्लेनेशन को। गाइस अगर कहा जाए कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र दिया गया है। सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत भी ऋग्वेद ही है। सूक्तों की संख्या कुल मिलाकर के 1028 है, तो वहीं मंत्रों की संख्या इसमें 10,552 है। देवताओं की स्तुति की गई है, मात्र इसमें 10 मंडल है। आप ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है यह किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है यह किस देवता को समर्पित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है गाइस ये सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जो सावित्री देवता हैं इन्हें सूर्य देवता भी कहा जाता है, या सूर्य देवता ही सावित्री देवता हैं। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, और गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसका गाइस कहा जाए कि जो रचना है ये किसने की? तो याद रखिएगा, इसकी रचना जो है ये विश्वामित्र द्वारा की गई थी। अगला आपके सामने क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रामायण में मांडवी जो थी ये किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे भैया राम की पत्नी तो आप जानते ही हैं, माता सीता। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी?
और भरत की पत्नी कौन थी, मेघनाद की पत्नी कौन थी, सुग्रीव की पत्नी कौन थी। अगर आप इन सभी का जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि मांडवी किसकी पत्नी थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भरत की। अब देख लो यहाँ पर जैसे गाइस रामायण में मांडवी जो थी ये भरत की पत्नी थी, और जो सीता है ये गाइस भगवान राम की, उर्मिला जो है गाइस ये लक्ष्मण की, और जो श्रुतकीर्ति हैं ये शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो आप ये याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। यूपीट्रिपलएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है यह कितने दिन तक लड़ी गई थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है ये मात्र 18 दिन चली थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, और यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। तो यहाँ पर हमने गाइस वैदिक संस्कृति से संबंधित यूपीट्रिपलएससी पीटी के घटना चक्र बुक में जितने क्वेश्चन आपके दिए गए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब अगली टॉपिक आपकी है बौद्ध धर्म, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि गाइस इस तरीके से मैंने एक क्लास आपके लगभग आधे 1 घंटे 42 मिनट 45 मिनट तक की क्लास मैंने पहले भी करवा दी है, बहुत दिन पहले ही। तो वो आप अगर देखना चाहते हैं लंबी क्लास तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर दे दी है, आप देख सकते हैं। गाइस बौद्ध धर्म या फिर गौतम बुद्ध में उनके जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित में पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कहने का मतलब है कि निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। मेरे प्यारे भाई, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप ये समझ लो कि उनके 4 क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो गए। गौतम जन्मे लुम्बिनी यानी गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में ज्ञान यानी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर की, तो बोध गया में। सारनाथ में सीख दी मतलब उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। और कुशीनगर में जान यानी उनका महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ पर हुआ, तो कुशीनगर में। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। इसको आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो गए, उनके जन्म स्थान से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो हो जाएगा, जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई बता रहे हैं कि बोध गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो गाइस, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात से वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, और 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल में घोषित भी कर दिया गया, या विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको सम्मिलित भी कर लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट होगा यहाँ पर आपका निरंजना नदी। अगला आपके सामने कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। अब इसको गाइस अगर आप ऑप्शन को देखोगे, अच्छे ढंग से समझोगे, तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझने के बाद आंसर देना है। अब भैया पहला ऑप्शन देखो, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, पहला ही गलत, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। मैंने शॉर्टकट लिख दिया, समझ लीजिएगा, लुम्बिनी। फिर अगला देखो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या यह ऑप्शन सही है? तो गाइस कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में की थी। अभी मैंने आपको बताया कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान।
अगला देखो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया। बिल्कुल गलत, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, ये भी गलत, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण जो है गाइज कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के यहाँ पर सत्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध के रूप में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वैसे भी आप इसका आंसर अगर कहो तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा किस स्थान से, तो वर्तमान में जो गाइस महाबोधि मंदिर है, याद रखिएगा गाइस महाबोधि मंदिर समूह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके ऋषि पत्तनम, मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि दिखाने से गाइस आपको एक अच्छे ढंग से याद हो जाता है। तो याद रखिएगा गाइस कि ऋषि पत्तनम जो कि वाराणसी के सारनाथ में है, उन्होंने गाइस वहाँ से इसका प्रचार प्रसार किया था। चलो अगला आपके सामने कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, वैसे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो कुछ इसके एक्सप्लेनेशन, जैसे महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और गाइस बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया यानी कि उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और गाइस जो धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा है वो इनके इसी उपदेश देने के कार्य या फिर इसी उपदेश देने की घटना को कहा जाता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धियों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। देखो क्वेश्चन उसी प्रकार है, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वही होगा, लेकिन इसमें चेंज क्या किया गया भैया, तो वो आपका लैंग्वेज चेंज किया गया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया गया अलग, यानी यूपी SSC मंडी परिषद परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया है और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदली गई है बस। अब देखो अगर आप जानते हैं परिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी या फिर उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि बौद्धियों के लिए उत्तर प्रदेश में जो स्थित सारनाथ है ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये गाइस विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक यानी यूपी SSC के अंतर्गत जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा करवाई जाती है उसमें गाइस ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये आपके यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बौद्धियों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ऑप्शन देखो, आप पहले इसको थोड़ा समझना। पहला ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल गलत, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया बल्कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा है कि भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, बिल्कुल गलत, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या फिर देहांत हुआ, बिल्कुल गलत, क्योंकि महात्मा बुद्ध या फिर भगवान बुद्ध का जो गाइस परिनिर्वाण है ये कुशीनगर में हुआ था। चौथा ऑप्शन है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर या फिर आपका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था, ये भी आपका विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर आप बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे
और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है यह आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो प्लीज़ जो भी मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अगला आपके सामने, बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। देखो क्वेश्चन फिर से वही है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई और गाइस क्वेश्चन अलग पूछ लिया गया, यानी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, इसीलिए गाइस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करवा रहा हूँ। तो देखो वही क्वेश्चन है कि धर्मोपदेश देते हुए आधारशिला रखी, मतलब सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश या धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसमें बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने डैश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी कि गाइस कहा जाए तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। अब आपको गाइस ये क्वेश्चन जो 10 है, ये अगर ये देखने को ना मिले तो भी आप इसमें भ्रमित तो हो सकते हो, लेकिन हालांकि मिलेगा तो दोनों ही देखने को मिलेगा। या तो धर्मचक्र प्रवर्तन लिखा होगा या अगर लिखा है कि धर्मचक्र अपवर्तन सूत्र लिखा है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो धर्मचक्र प्रवर्तन भी लिखा मिलेगा। तो याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया, तो अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई सारनाथ में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो। इसको आप देखिए, क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, यानी गाइस की जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे उसमें गाइस त्रिपिटक में कौन इसमें नहीं है। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक थे ये कुल मिलाकर के 3 थे, अभिधम्य पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, लेकिन उपासका पिटक नहीं था मेरे प्यारे भैया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और गाइस याद रखिएगा जो इन पिटक की भाषा थी ये त्रिपिटक की, इसकी जो मुख्य भाषा थी ये पाली जो है गाइस, ये इसकी मुख्य भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि नागार्जुन कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। नागार्जुन कौन थे, चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नागार्जुन कौन थे, इसका आंसर आप बताइए। याद रखिएगा जो नागार्जुन थे ये एक प्रकार के बौद्ध दार्शनिक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो गाइस नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने गाइस प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना भी की और इसमें उन्होंने शून्यवाद या फिर सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया है और माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य भी थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो गाइस नागार्जुन थे उन्होंने किसकी रचना की है, तो याद रखिएगा प्रज्ञा पारमिता की, और इसमें उन्होंने सापेक्षवाद या फिर शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली का क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाराणसी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी जो है यह विश्व का सबसे पुराना स्थल माना जाता है, पुराना शहर माना जाता है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइस इसके एक्सप्लेनेशन को। जो गाइस वाराणसी या फिर काशी है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है और ये बुद्ध काल में वाराणसी जो है ये काशी राज्य की कैपिटल भी थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे।
या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजा बिंबिसार ने किसकी सेवा करने के लिए अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए जब वो बीमार पड़े थे तो उनके रक्षा करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए राजा बिंबिसार ने अपने जो चिकित्सक थे यानी कि जो उनके राजवैद्य थे जीवक, उनको भेजा था। तो याद रखिएगा वो निजी चिकित्सक कौन थे मेरे प्यारे भाई? जीवक। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, जीवक जो हैं ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार जो है मगध राज्य का राजा था और ये अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का एक पुत्र था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगला आपके सामने गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करते हैं जैन धर्म से संबंधित, महावीर स्वामी से संबंधित, जीवन एवं उनकी शिक्षाएं से संबंधित कुछ प्रश्न। आपको बता दें कि जितने भी आपके UPSSC घटना चक्र की बुक में दिए गए क्वेश्चन हैं ई बुक वाले में, वही मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। ना तो गाइस मैं कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। केवल और केवल जो प्रश्न दिए गए हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाएं, आपके और भी प्रश्न याद हो जाएं। अगला आपके सामने पहले जैन तीर्थ अंकर कौन थे? UPSSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले जैन तीर्थ अंकर कौन थे? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन थे? वो थे ऋषभदेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, जैसे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या फिर प्रवर्तक या कहा जाए प्रथम तीर्थंकर वो कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के सबसे अंतिम यानी फिर कहा जाए तो 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन भी किया था। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि 24वें या फिर 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महावीर। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर दीजिए। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए और उसका मार्ग जो है मेरे प्यारे भाई वो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिएगा गाइस, सही आचरण और सही व्यवहार में बहुत अंतर है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं बताना है, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, या फिर गाइस आप इसको एक्सप्लेन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे त्रिरत्न थे सही विश्वास या फिर कहा जाए सम्यक दर्शन, सही ज्ञान या कहा जाए तो सम्यक ज्ञान और सही आचरण कहा जाए तो सम्यक आचरण। मैंने ये पूरा आपको बताया है, आपने देखा होगा। जैन धर्म में सत्य या फिर यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में संभाव को सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव की एक अंतिम लक्ष्य माना जाता था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। अब इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सभी जानते होंगे, सभी मित्र इसका आंसर बता सकते हैं, तो बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दूसरों का अनुसरण करना। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का एक चरम लक्ष्य जो है वह है कैवल्य की प्राप्ति, यानी उपर्युक्त विकल्पों में से अगर कहा जाए कैवल्य का जो साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने है, इसका अर्थ होता है। और गाइस इसका मतलब ये है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के बिना कैवल्य बनना संभव नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, मतलब तृष्णा नहीं करना है। अगला आपके सामने टॉपिक है मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश में सम्राट अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए मित्रों, अब इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मित्र एक बार लाइक कर दीजिए। पहले लाइक करो फिर आगे बात करते हैं।
मौर्य वंश में सम्राट अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका नामक पुस्तक लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? मतलब मेगास्थनीज जो थे यह किस देश से संबंधित थे, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर आप बताइए। सही आंसर हो जाएगा ग्रीस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मेगास्थनीज जो थे मेरे प्यारे भाई, यह एक प्रकार के ग्रीस या फिर यूनान के निवासी थे और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज जो थे ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये गाइस मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर जो है यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर कौन सी भाषा में लिखी गई? सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यानी कि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। जो गाइस मुद्राक्षर से ये जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है और ये जो है एक नाटक विधा की रचना है। और गाइस इसकी रचना जो चौथी है वो सती के उत्तरार्ध एवं पाँचवीं जो है सती के पूर्वार्ध में की गई है और इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुद्राक्षर नामक पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना भी प्राप्त होती है और नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। और जो गाइस जो धुंडी राज थे इन्होंने मुद्राक्षर पर एक टीका भी लिखी है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए तो किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय पसीज गया था, तो याद रखिएगा वो कलिंग का युद्ध ही था। इसमें भयंकर मारकाट को देख करके उनका हृदय पसीज गया और उसके बाद से उन्होंने फिर से युद्ध ना करने की ठान ली कि अब वो अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और मेरे प्यारे भाई सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय पर वर्णन किया गया है? शिलालेखों के जनक कहे जाने वाले अशोक के शिलालेख नंबर 13वें पर इसका वर्णन किया गया है, जो कि एक सबसे लंबा या सबसे बड़ा शिलालेख है। अब देख लो मेरे प्यारे भाई कुछ एक्सप्लेनेशन भी इसके, जैसे कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसके विजय के उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासन केंद्र भी स्थापित किए। नंबर 1 था वो था उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और नंबर 2 था वो था दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या फिर पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई कि उसके उपरांत कलिंग युद्ध के उपरांत गाइस उन्होंने 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, जिसमें एक स्थापित किया था उन्होंने उत्तरी केंद्र, राजधानी थी वो थी राजधानी तोसली, और दूसरा उन्होंने गाइस स्थापित किया था दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। तो पूर्वी प्रांत कहा जा रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोसली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं थे? अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थे, कौन से? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामरूप। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कामरूप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो मेरे प्यारे भाई उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप जो हैं ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थे। कामरूप जो है ये पहले ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर हरिसेन द्वारा रचित, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि गाइस समुद्रगुप्त के जो 4वीं सदी में इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई उसमें इनका उल्लेख मिलता है और यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों यानी देविका और समतट या के साथ वर्णित मिलते हैं। अगला, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है?
परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहबजीगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा साहबाजगढ़ ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। मैंने अभी आप सभी को बताया था, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तब आपने बताया 13वें शिलालेख में। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 13वां शिलालेख। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय या फिर राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन देखने को मिलता है। इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा की बात की जाएगी तो वो है 13वां शिलालेख। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से मौर्य काल का या फिर मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एड एग्जाम। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तंभ। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो है सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है शीर्ष है, ये कहाँ पर स्थित है। कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ। राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ में है। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई मित्र, सारनाथ बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक गाइस एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें तो यहाँ पर देखो, सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया है और अशोक के स्तंभ के निचले भाग में स्थित जो चक्र है वो भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में भी रखा गया है, यानी अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां दर्शाई गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। देखो, इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, प्रश्न आपका कंप्लीट करवाते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप सभी मित्र का ये फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह एक बार लाइक जरूर करेंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करे। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी या फिर किस पर निर्भर थी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कृषि अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पर आप देख लो, जो गाइज भूमि कर है उसका एक भाग कहा जाता था, कौन सा है गाइस, वो है राजस्व का प्रमुख प्रकार का। और ये जो गाइस भाग था वो था 1/6, यानी 1/6 भाग था। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, किसको। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। UPSSC UDLDA भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देवनाम प्रिय के नाम से जानते थे, वो जानते थे अशोक को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी बता रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो अशोक थे ये मौर्य शासक थे। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा।
आपसे पूछा जा सकता है कि देवनाम प्रिय के नाम से किसे जानते हैं, तो वो अशोक। और प्रियदर्शी भी अशोक को ही कहा जाता था। अशोक का नाम जो है गाइस, ये मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्यनीत एवं कलिंग युद्ध के विशेष तौर पर जाना जाता था, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नहीं वो है आपकी अगली टॉपिक, यानी गुप्त वंश, जिसमें हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना गाइज आप समझ रहे हो। गुप्त वंश से बहुत कम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। तो खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? इसका आंसर आप बताओ। राइट आंसर क्या होगा? खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रमादित्य के। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको आप देख लो, इसके एक्सप्लेनेशन को। गाइस, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे वो थे बारामिहिर और कवि कालिदास। और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। कालिदास और बारामिहिर हैं। इनके अलावा अमर सिंह, धनवंतरी और घटकर पर और छपड़क, शंकु और वरुणचि तथा जो बैताल भट्ट थे, ये इनके नवरत्नों में सम्मिलित थे। अगला है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? यूपीट्रिपलएससी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 के फर्स्ट पाली का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कालिदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देख लो गाइस, कालिदास की जो गाइस अभिज्ञान शकुंतलम रचना है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और याद रखिएगा, ये लिखा किसने है? तो वो लिखा है गाइस नाटककार कालिदास ने। और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की अतिरिक्त जैसे इन्होंने लिखा है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका यह प्रश्न आ सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभावती गुप्त। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो प्रभावती गुप्त थी, ये गुप्तकालीन की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक नरेश रुद्रसेन की द्वितीय पत्नी थी। तो याद रखिएगा गाइस, ये पुत्री किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पत्नी थी। और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। कौन? तो प्रभावती गुप्त। अगला आपके सामने इसका आंसर आप देखिए, ये भी आपका ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा मतलब ये हुआ कि गाइज किनको हम जानते थे, जो उनके प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, उनको हम और किस नाम से जानते थे? राइट हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। देखो गाइस, जो चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं या कौटिल्य हैं, ये गाइस पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पर। ये देखो, जो कौटिल्य हैं या अथवा चाणक्य हैं या जो गाइस विष्णुगुप्त हैं, ये राजनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के एक महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम जो है ये विष्णुगुप्त था, तो वहीं स्थानीय नाम चाणक्य था। और जो गाइस गोत्र नाम था ये कौटिल्य या फिर कुटलय था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जो इनके दरबार में रहने वाले महामंत्री कौटिल्य का व्यक्तिवाचक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक नाम था विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम था चाणक्य और गोत्र वाला नाम था वो था कौटिल्य। ठीक है, चलो
अगला आपके सामने देखो गाइज, आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर ही इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? तो कौटिल्य ने, है ना गाइज। पराजित किया था इन्होंने नंदवंश के शासक को, समझते होंगे। अब हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं गाइज कुछ हर्षवर्धन से संबंधित, हर्षवंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो आपके इतिहास में मात्र 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो जितने आपकी बुक में दिए गए हैं वो मैं पहले कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। और इस तरीके से जो टॉपिक है गाइज आपकी, मैंने एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, प्लेलिस्ट आप देख लेना। और ये जो बुक में दिए हुए थे, कई सारे प्यारे भाई बहन हमारे पास कमेंट करते थे कि सर इसको कंप्लीट करवा दीजिए एक क्लास में। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसको कंप्लीट करवाना चाहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देखने को ही मिले। तो इसीलिए मैंने गाइज इतिहास में जो आपके ई बुक में क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने कंप्लीट करने की इसमें कोशिश की है। जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगी या नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न को। ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलो अगला आपके सामने गाइस हर्षवर्धन में क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझना। आंसर दिख गया है, नकल बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो आप इतने सत्यवादी है ही नहीं कि आप नकल ना करें। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो वो था गाइस थानेश्वर का। देख लो हर्षवर्धन जो था ये गाइस कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर उसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्यभूति वंश या फिर गाइस जो वर्धन वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा ये की थी हर्षवर्धन ने। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हुई उसके पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया और उस समय उसकी आयु जो थी ये मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हैं ये भारत आए थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा वो था गाइस हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया और इनमें कौन 5 इंडीज थे। यूपीट्रिपलएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की तृतीय पाली का प्रश्न है। इसका आंसर आप बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, साझा कर दीजिएगा अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। देखो गाइज आपको मिलता होगा आपके लिए जो क्लासेस लेकर जा रही हैं वो सभी पेड कोर्स लेकर आते हैं। कोई आपसे पैसा लेता है, लेकिन ना तो मैं आपसे कोई पैसा लेता हूं और ना ही गाइस आपसे मैंने कभी डिमांड की। मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अपने इस प्यारे चैनल के साथ जुड़े हैं उन सभी का जो भी सपना है वो मैं पूरा कर सकूं और हमारा भी नाम हो कि हाँ मैंने उनका सिलेक्शन करवाया। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली क्लासेस मिल पाएँ बिल्कुल फ्री में, इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल पाए, क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके, हैंड रिटन नोट्स जो गाइस हमारी है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना होगा, सपोर्ट करना होगा। आप जितनी क्लास को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतनी मैं बेहतरीन आपको क्लास दे पाऊँगा, क्योंकि जितने अधिक बच्चे देखेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको उतनी बेहतरीन क्लास दे पाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश किया करें ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन और बढ़े। देखो गाइस 5 इंडीज में थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये गाइज अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो इसको गाइज बहुत बारीकी से समझने के बाद आंसर दीजिएगा। जैसे देख लो पंजाब, बंगाल, बिहार और कन्नौज, ये पूरा 4 ऑप्शन बिल्कुल मिलता है ना, लेकिन जयपुर बगल में दे दिया गया। तो गाइज हर एक ऑप्शन को बिल्कुल बारीकी से समझने के बाद ही आंसर देना है, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो बाद में पछताए कुछ नहीं होने वाला। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। तो वही बात होगी मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, चलो देख लो इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लो, जल्दबाजी नहीं है, कोई मुझे कहीं जाना भी नहीं है और जितनी बेहतरीन क्लास मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी बेहतरीन हमारी क्लास भी हो जाएगी।
देखो गाइज, जो यहाँ पर हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित जब होना पड़ा, तो उन्होंने हर्षवर्धन ने साम्राज्य का विस्तार करके जालंधर, कश्मीर और नेपाल पर और बल्लीपुर तक राज्य कर लिया था। और गाइज, जो शासक हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपने 5 इंडिविजों पर नियंत्रण कर लिया था। उसमें कौन कौन से थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला कि कादम्बरी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आंसर आप बताइए, कादम्बरी के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कादम्बरी के लेखक की बात कर रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट कहा जाए या गाइस कहा जाए तो बाण। राइट हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक बाण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। जैसे गाइस, कादम्बरी की रचना जो है संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण है विधा है इसकी उपन्यास, और इसकी रचना जो है गाइस ये संस्कृत कवि और गद्य लेखक बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट जो थे गाइस ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी जिसका नाम है हर्षचरित। और गाइस, हर्षचरित जो है इसमें हर्ष की समस्याओं पर विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, या इनके गाइस हर्ष की जो उनके समय पर जो विस्तृत सूचना होती थी उसका वर्णन किया गया है हर्षचरित में। तो हर्षचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने। और कादम्बरी किसने लिखा? तो गाइस इन्होंने ही लिखा, यानी बाणभट्ट ने ही। संस्कृत का साहित्य है और गाइस उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला आपके सामने इसको देखिए। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन यानी कि जो गाइस पुष्यभूति वंश है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या फिर कहा जाए जो आपके ई बुक में दिए हुए थे क्वेश्चन, वही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया मेरे प्यारे भाई, जितने आपके ई बुक में दिए हैं वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं कुछ राजपूत काल से संबंधित कुछ प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा फर्स्ट के गाइस 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम माय डियर। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा तमिल साहित्य। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। संगम जो है गाइस ये तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा या फिर एक परिषद थी। इसका आयोजन जो है ये पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल मिलाकर के 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? चकमंदी लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ है, सामान्य चयन की परीक्षा में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा हम्पी में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लो मेरे प्यारे भाई, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर है? तो देख लो यहाँ पर कर्नाटक के हम्पी में है। और ये जो गाइस है विरूपाक्ष मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, यानी तुंगभद्रा नदी के जो दक्षिण किनारा है उस पर स्थित है। और हम्पी जो है गाइस ये विजयनगर राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिए। चकबंदी लेखपाल में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख लो गाइस, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान को सफलता के लिए उनके उपलक्ष्य में गंगे कोट की उपाधि धारण की। और गाइस इन्होंने गंगे कोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना भी की थी। और ये नई राजधानी के समीप ही इन्होंने चोल गंगम नामक झील का भी निर्माण करवाया था, जो कि 16 मील लंबी थी। आपने यहाँ पर देखा ही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे भाई, जो दान में दी जाने वाली भूमि होती थी उन्हें कहा जाता था पलिच्छादनम। याद रखिएगा क्या कहा जाता था, तो पलिच्छादनम। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, क्लास को ख़त्म होने के बाद आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे, आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छे अच्छे कमेंट्स देखते हैं तो मेरा भी और मन लगता है कि मैं आपको एक बेहतरीन और क्लास दे सकूं। तो पलिच्छादनम कहा जाता, तो याद रखिएगा। कुछ इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लो। जैसे गाइस यहाँ पर कहा जाए तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छादनम या कहा जाए तो पलिंचद्दय कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को तो वो कहा जाता था गाइस वेलंगवाई या फिर बेलंगवई। और गाइस जो स्कूलों या फिर विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि होती थी इन्हें साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि जो होती थी इन्हें ब्रह्मादेव कहा जाता था। तो आप ये चार के चारों, पाँच के पाँचों आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है गाइज। आप पूरा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या अपने नोट्स में इसी समय लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला कि पाल वंश का पहला शासक कौन था, या फिर अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। अगर आपसे ये पूछा जाता है गाइस कि जो पाल वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, तो गाइस अगर स्थापना की बात की जाएगी तो याद रखिएगा वो था गोपाल। और पाल वंश की जब स्थापना गोपाल ने की तो मतलब पहला शासक भी यही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोपाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की या फिर शासन किया, इन्होंने लगभग 750 ईसा पूर्व से लेकर के, सॉरी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, तो 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन किया। और ये बौद्ध मतानुयायी थे और नालंदा में उन्होंने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिस्से से संबंधित है। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी पूर्वी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख लो गाइस, जो पूर्वी हिस्सा या फिर कहा जाए तो जैसे बंगाल विहार इस साइड में, उससे संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे धर्मपाल। और गाइस धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने। या गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो भी धर्मपाल ने ही की थी, जो कि पाल वंश का एक सबसे प्रतापी राजा था। तो आप ये भी याद रखिएगा मित्र, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा तोमर वंश का। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लो। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो तोमर वंश है इस वंश का शासन जो है ये आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यानी 1165 ईस्वी तक ही था। और इस वंश का जो प्रसिद्ध गाय शासक था वो था अनंगपाल, जो कि शासनकाल 1130 से 1145 तक ही रहा उसका, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि जो तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, तो वो था अनंगपाल। अब हम कुछ प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं प्राचीन भारत के विविध से कुछ प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर जो है ये स्थित था, इसका आंसर आप बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज आपका ये है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भैया, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु और झेलम से संबंधित, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो तक्षशिला शहर जो है सिंधु और झेलम नदी के मध्य अवस्थित है।
तक्षशिला जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। तो तक्षशिला जो है शैक्षिक केंद्र था, विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध था और आंधी का संबंध जो है तक्षशिला से ही था। तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। यूपीट्रिपलएससी यूडीएलडीए भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भीमबेटका। तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र बहन भीमबेटका बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गला सूख गया है, पानी पीकर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको भैया लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। हाँ, तो नवपाषाण काल में गुफा चित्रकारी कहाँ मिला है भैया, तो भीमबेटका में मिला है। एक बात आप और याद रखिएगा, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में विंध्यवन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। और ये गाइस जो ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल कर लिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या कहा जाए तो थोड़ा आपको कठिन भी लग सकता है, लेकिन है बहुत ही ईजी। अब इसको आप पहले समझिए। शायद आंसर ही दिख गया, नहीं देखे होंगे तो अच्छी बात है, वैसे तो देखना उचित नहीं बनता। चलो क्वेश्चन आपसे ये देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करना है। इस जानकारी को आप पढ़िए, इसको जानकारी को आप पूरा पढ़िए और उसके बाद बताइए किस राजवंश की यहाँ पर बात की गई है। पहला देखो, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। तो पहले ही गाइस यहाँ पर क्लियर हो गया, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं फिर से। उनके प्रभुत्व में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर भी शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए या 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। बैक्टीरियन राजा या कहा जाए जो गाइस यूनानी राजा थे, इंडो ग्रीक राजा थे, डेमेट्रियस, उनको भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी समय के दौरान भी लिखे गए थे। अब इतनी सारी हिंट दी गई है, अगर आप अब भी आंसर ना बता पाओ तो हद है भैया। सही बात है, मैं बोल रहा हूँ, भले ही आपको हमारी बातें कड़वी लग रही हो, लेकिन ये बात सच है। अब पहले ही ऑप्शन आपको बता दिया गया कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, सभी जानते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुंग वंश, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लो। पहले भी मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, गाइस बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मार करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का जो अंतिम सम्राट था ये था देवभूति। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की भी विशेष वृद्धि हुई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप इसको भी याद रखिए। मेरे प्यारे भाई 1 घंटा 11 मिनट की क्लास हो गई है और अभी तक कुछ ऐसे मित्र हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं और सदस्यता या सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, जिससे उन्हें बेनिफिट मिले, कोई भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और गाइस जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। आप समझदार हो भैया, समझदार हो, समझते होंगे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने कई सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हमारी अगली टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें भी आपके दिए गए हैं, ठीक है। कुछ काल वगैरह इसमें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब जो आपके यूपीट्रिपलएससी पीटी के घटना चक्र पब्लिकेशन बुक में जो दिए गए थे प्रश्न वो मैं सारा कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक भी प्रश्न मैं आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना गाइस कहिएगा कि आपने प्रश्न स्किप कर दिया, एक भी प्रश्न मैंने स्किप नहीं किया है। अब इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं गाइस मध्यकालीन भारत में कुछ सल्तनत काल से संबंधित पहले प्रश्न को। तो सल्तनत काल में पहला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताओ।
सही आंसर हो जाएगा पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था मेरे प्यारे भाई वो था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो लो यहाँ पर कब आक्रमण किया गया, कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी आप यहाँ पर पहले देख लो। जो गाइस भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ ये 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के जो हाकिम अल हज्जाज थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफलता प्राप्त की और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ जो चचनामा है इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी देखने को मिलती है। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिंधुओं द्वारा जो अरबों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने की जानकारी है ये कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा ये मिलती है फारसी ग्रंथ चचनामा से। आप ये याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमपी या फिर मध्य प्रदेश में। एमपी सर वाली है ना। तो देखो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में भैया, तो ये है मध्य प्रदेश में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख लो। जैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं या बखान कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है ये 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था ऐसा माना जा रहा है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये सर्वोत्तम है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये भैया खजुराहो में जो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया था जो कि एमपी या फिर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके सामने, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और मारा गया था। तो देखो मेरे प्यारे भाई ये मारा गया था कन्नौज में 1194 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको आप देखिए। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है इसको देखिए मेरे प्यारे भाई। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आप देखो मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1191 में। कब पराजित हुआ मेरे प्यारे मित्र, 1191 में मोहम्मद गौरी जो है या पृथ्वीराज तृतीय से हार गया था। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन के देख लो। जिसे गाइस कहा जाए तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में ही हुआ था, ठीक है। द्वितीय हुआ था 1192 में। और गाइस जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया ये किया था इन्होंने 1192 में, ठीक है। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए गाइस कहा जाए तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल इसी बेस पर ऑप्शन आपको यही मिलते हैं तो पक्का है कि इस पर रिट जरूर पड़ेगी। रिट नहीं मतलब कहा जाए गाइस तो जो आपत्ति क्वेश्चन वाले पर डालनी होती है ना वो जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गाइस अमीर खुसरो का जन्म स्थान कुछ कहेंगे एटा में हुआ और कुछ कहेंगे कासगंज में, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो कासगंज होगा। अब आप ऐसा क्यों? अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ, चलो इसकी बात छोड़ दो। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज या काशी रामनगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो कासगंज में हुआ था और ये भैया पड़ता कहाँ है तो एटा के नज़दीक ही है, ठीक है। तो एटा भी आप अगर गाइस टिक करेंगे तो वो भी आपका सही हो सकता है, कासगंज भी आपका सही हो सकता है। याद आप ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो अमीर खुसरो हैं इन्हें तबला का जनक माना जाता है, ठीक है। कव्वाली और गज़ल, खड़ी बोली, उर्दू इसका भी जनक इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने किरान उस्सादैन, फिमता उल फुतूह, देवल रानी खिज खूं
और नूर सिपहार और गाइस तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना भी की। तूती है हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता या भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी, तो देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो गाइस, अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख लो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कौन? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। अगला आपके सामने, लौह और रक्त की नीति जो है यह किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति जो है यह किसने अपनाई? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 याद रखिएगा, लौह और रक्त की नीति जो है मेरे प्यारे भाई ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, जैसे गाइस से लौह रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी वो था सुल्तान का पद जो है ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। कहने का मतलब है कि बलबन ये कहता था, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था उस सिद्धांत के अनुसार ये था कि अगर कोई सुल्तान बनता है तो मतलब ये है कि उसको ईश्वर के यहाँ से ही सुल्तान बना करके भेजा गया था। उसकी मुख्य विशेषता पहली ये थी। दूसरी थी कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये उसकी 2 सैद्धांतिक विशेषताएं थी, राजत्व सिद्धांत था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये भी एक्सप्लेनेशन को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है ये किस विश्व विरासत स्थल में है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर कुतुब मीनार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, नई दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। इसका निर्माण जो है गाइज ये लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के विश्व विरासत स्थल में सूची में सम्मिलित है और ये प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना भी है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अब अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया जो अलाई दरवाज़ा है ये नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही है। इसी वजह से गाइज इसको विश्व विरासत स्थल में, कुतुब मीनार की गाइज विश्व विरासत स्थल में सूची में सम्मिलित किया गया है। तो राइट हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो है ये क्या थी? विधान भवन रक्षक एवं वर्ण रक्षक परीक्षा 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा लगभग 1296 में से 1316 के बीच माना जा रहा है इसका शासनकाल था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, क्लियर हो जाएगा। दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी था जिसका वास्तविक नाम था अली गुरसफ। तो आपसे ये भी प्रश्न अब पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम, तो याद रखिएगा अली गुरसफ था। इसके शासन की अवधि जो है गाइज ये ऐसा माना जा रहा है कि 1296 से 1316 के बीच थी। 1296 में इन्होंने धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता जो है ये हस्तगत कर ली थी, हथिया ली थी, जिसकी वजह से गाइस 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल कुल मिला करके चला। ठीक है, चलो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ भैया। अगला, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था, ये कब नष्ट हुआ? बताओ, 11 नंबर है भैया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास जो गाइस था इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार
जो गाइज मोहम्मद बिन बख्तियार था, ये खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं जो गाइस विक्रमशिला शिक्षण केंद्र है, इस पर आक्रमण कई बार हुए, लेकिन नज़दीकी उत्तर यहाँ पर जो होगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1200 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखो। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मध्य एशिया के जो मंगोल सेनानायक तैमूर थे, इन्होंने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हुआ था, याद रखना। अगला कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के शिफ्ट नंबर 4 में प्रश्न ये पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। 1320 में इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। और सिंचाई हेतु अगर कहा जाए नहर निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक ही। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था, तो वो गाइस तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न आपके सामने कि जो खिज खान है, ये निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस तरीके से प्रश्न। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जो खिज खान है गाइस, ये सैयद वंश से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा गाइस, इन्होंने खिज खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। 1421 में खिज खान की मृत्यु हो गई। ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे राजगद्दी पाने के बाद, क्योंकि गाइस क्या बताएं, चलो छोड़ो। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, इसका आंसर आप बताएंगे। UPSSC UDLDA भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है ये भारत आया था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है गाइस, ये तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बना करके चीन भेजा था। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है गाइस, वो है रेहला। इसको हम रेहला के नाम से जानते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। अब अगर आप जानते होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, सभी जानते हो। पानीपत की लड़ाई कब हुई, 1526 में हुई थी। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेन देख लो। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा जो है वो बाबर का अधिकार हो गया था, उसका कब्जा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपके आ सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप बताइए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हों या गाइस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया का आप अगर यूज़ करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। जितना आप क्लास को शेयर करेंगे उतना ही गाइस आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि गाइस अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपके लिए डेली क्लासेस ला पाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि गाइज आपको डेली और एक अच्छे ढंग से क्लास मिल पाया करे। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करा करें। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गाइस लेखक नहीं था, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा अब्बास खान सरवानी। ए आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि गाइस इन्होंने जो शेर शाह सूरी है ना,
उसके बारे में इन्होंने इतिहास लिखा है। पहले देख लो। अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है और इस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। जो अन्य है गाइस, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है, लेकिन जो अब्बास खान सरवानी हैं इन्होंने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। अगला, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अब देखो गाइस, अगर कहें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आयोग के द्वारा पक्का है कि हटाया गया होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन ही पूरा गलत दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये की थी गाइस दो भाइयों ने मिलकर के। दो भाई कौन थे भैया? वो थे हरिहर और बुक्का। तो दो भाई यानी कि ए एंड वी, ये आपको ऑप्शन सी में दिया जाना चाहिए था, ए एंड वी। अगर ये ऑप्शन दे दिया होता तो ऑप्शन सी हम यहाँ पर क्लिक कर देते, टिक कर देते, राइट कर देते, ग्रीन कर देते। तो यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। एक्सप्लेन देख लो गाइस। जो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में हुई थी। संगम और इसकी नींव रखी एवं शासन भी किया किसने? तो हरिहर एवं बुक्का भाई ने। और गाइस हरिहर प्रथम भले ही इसका पहला शासक था, लेकिन स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने ही मिलकर की थी। अगला है कि विजयनगर राज्य जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो विजयनगर राज्य जो है गाइस ये किस नदी के किनारे स्थित था? राइट हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर आप इसको पूरा देख लो, जरूरी एक्सप्लेनेशन देखो। जितना आप एक्सप्लेनेशन देखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, है ना। देखो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसी नदी के तट पर ही हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम इन दो भाइयों ने मिलकर के 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई कि हम्पी का पुराना नाम, तो वो है गाइस विजयनगर। और इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन था, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और आराविडु वंश। और गाइस इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन भी किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था यह कृष्णदेवराय था। विजयनगर साम्राज्य का अगर कहा जाए तो जो कार्यकाल था ये गाइस कृष्णदेवराय में एक भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। आप ये भी याद रखिएगा। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।